यहाँ पर कहीं न कहीं बहुत ही धैर्यतापूर्वक बैठे हैं और सुन रहे हैं हमारी बातों को, और जो कष्ट झेल रहे हैं उसके लिए भी हम सब काफ़ी दुखित है कि धूप आपके नज़र पे पड़ रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, क्योंकि आज जिस भूमि पर होकर मैं बोल रहा हूँ वह अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक रहा है, और मैं इसीलिए थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ, क्योंकि 2073 साल में जब हम लाहन में, सिराहा जिला के लाहन में हिरासत के भीतर में थे, पुलिस ने पकड़कर हमें भीतर में रख दिया था सिर्फ इसलिए कि लाहन में एक बड़ी आम सभा हुई, और उस आम सभा में जनता से अपनी दो बातें रखने का काम हम सब करने में सफल रहे। और उसी आम सभा को लेकर पुलिस ने पकड़कर जनकपुर के घर में से ताला तोड़ करके वहां से बच्चों के आगे दर्जनों पुलिस घुस करके घर में, और वहां से पकड़कर जो हिरासत में रखे थे, और हम सब हिरासत में अनेकों यातना सहते हुए वहां पर जब हिरासत में बंद थे, उसी समय यहाँ पर भी एक सभा रखी गई थी। फाल्गुन 7 गते ही इसी स्कूल में रखा गया था, इसी प्रांगण में रखा गया था। और उस घटना का भले ही मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूं, लेकिन उस घटना में जो भी कुछ हुआ यहाँ पर, उसे मैं इतिहास में, मधेश का इतिहास किताब में लिखने के कारण से उन सारी बातों से मैं जानकार रहा हूं। और जो वीरता यहाँ की जनता ने उस समय दिखाई, जो त्याग यहाँ की जनता ने दिखाई, जो यातनाएं यहाँ की जनता को झेलना पड़ा, जो चोट यहाँ की जनता को खानी पड़ी, उसके लिए, उस वीरता के लिए, उस त्याग के लिए, उस तपस्या के लिए, और आपने हमारे लिए जो उस समय जितने भी चीज किए, उस सभी के लिए मैं, उस समय में जितने भी लोग घायल हुए, जितने भी जनता आंदोलन में भाग लिए, जितने ने हमारा सहयोग किया, उन सभी जनता को, उन मछुआर वासियों को, उन रूपंदेही वासियों को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए नमन करना चाहता हूं। और हमारे मित्र ने कहा भी कि वह इतिहास अमर हो गया है, मछुआर कांड के जिस नाम से हम सब जानते हैं, उसको हमने इतिहास में दर्ज कर दिया है। और सैकड़ों वर्ष के बाद भी आपका वह इतिहास, आपकी वह वीरता लोग पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे, गर्व करते रहेंगे, और हमें भी उस इतिहास पर काफी गर्व है। दूसरी बात, मैं उसी मछुआर क्षेत्र में हूं जहां से कभी डॉक्टर के.एस. सिंह हुआ करते थे, जहां काशी प्रसाद श्रीवास्तव जी हुआ करते थे, जहां पर मधेश मुक्ति आंदोलन के अनेकों वीर नेतागण, सत्यदेव मणि त्रिपाठी, विश्वनाथ तिवारी, रघुनाथ राय जी लगायत के अनेकों महान नेता हुआ करते थे, उसी क्षेत्र में हम मौजूद हैं, उसी भूमि पर हम सब मौजूद हैं एक हिसाब से, और वह भी फागुन 7 गते मौजूद है, क्योंकि उस फागुन 7 गते जिसे प्रजातंत्र दिवस कहा जाता था, कहा जाता है अभी भी। और विडंबना यह है, देखिए, कि नेपाल में प्रजातंत्र, वीरगंज में युद्ध हो रहा था, विराटनगर में युद्ध हो रहा था, धनगढ़ी में युद्ध हो रहा था, बलिदानी यहाँ के जनताओं ने दी, क्योंकि जब युद्ध यहाँ हो रहा था, भैरवा के मोर्चा में सेना और जनता के बीच में युद्ध होगा, तो पहाड़ के जनता तो यहाँ मरने नहीं आएंगे। उस समय तो यातायात का साधन भी नहीं था, तो जब सेना गोली यहाँ भैरवा बाजार में चला रही थी, इस मछुआर एरिया में चला रही थी, उस नौतनवा के बॉर्डर पे चला रही थी, तो अवश्य ही हमारे अपने लोग मारे गए, हमारे अपने लोगों ने बलिदानी दी, मधेशियों ने बलिदानी दी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उस बलिदानी के बदले में उसी समय यहाँ पर लोकतंत्र आ सकता था, उसी समय गणतंत्र आ सकता था, लेकिन
जो बीपी कोइराला जैसे लोग थे जो कहते थे, खुलम खुला कहते थे कि मेरे घाटी राजा संग जोड़िए कुछ, और इसीलिए वो दिल्ली में बैठकर दिल्ली समझौता करके जिस राजतंत्र ने मधेशियों का शोषण किया, उसी राजा को बचाने के लिए दिल्ली समझौता करके यहाँ पर मोहन शमशेर को प्रधानमंत्री बनाते हुए यहाँ पर वह अभियान ही उस आंदोलन की असफल कर दिया। उस समय असफल कर दिया, नहीं तो उसी समय गणतंत्र हो सकता था, उसी समय लोकतंत्र हो सकता था। 70 बरस पहले यहाँ पर लोकतंत्र आ सकता था, लेकिन उस अवसर को हमने उसी समय कुछ सामंती नेताओं के कारण से, कुछ पहाड़ी शासकों के कारण से हमने खो दिया। और उतना ही नहीं खोया, आपको मालूम होगा और बड़े बुजुर्ग लोग सब यहाँ पर बैठे हैं, उस समय अगहन 6 गते इसी भैरवा क्षेत्र में 20,000 जनता ने आम सभा करके यहाँ पर जन सरकार की घोषणा की थी। उस जन सरकार में आपको काशी प्रसाद श्रीवास्तव को नेपाल का प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। काशी प्रसाद श्रीवास्तव को नेपाल का प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। KI सिंह मिलिट्री गवर्नर थे और खड़ग बहादुर सिंह करके वो प्रधान सेनापति थे जन सरकार के। लेकिन अगर मधेसी आदमी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए तो शासक वर्ग को स्वीकार कैसे होगा? इसी मर्चवार का बेटा काशी प्रसाद श्रीवास्तव प्रधानमंत्री घोषित हो जाए, ये शासक वर्ग को स्वीकार नहीं हो सकता था। और इसीलिए जिस राणा के खिलाफ में वो 7 साल का आंदोलन हुआ, उसी को प्रधानमंत्री मानने के लिए बीपी कोइराला का कांग्रेस तैयारी हो गया, उसी मोहन शमशेर को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार हो गया, उसी राजा के खिलाफ राजा को ही सत्ता देने के लिए तैयार हो गया। प्रजातंत्र हमको प्रजा बनाने के लिए वो बीपी तैयार हो गया, लेकिन काशी प्रसाद श्रीवास्तव जैसे मछुआर के बेटा को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया। इस तरह से हमारे साथ षड्यंत्र उस समय से होता रहा। और उस समय ही नहीं हुआ, 2017 साल में फिर से उसी बीपी कोइराला सब मिली भगत है। देखिए, सब मिली भगत है, ये नाटक है, कुछ भी नहीं है। वो तो बार बार कहता था ना, राजा के साथ मेरे घाटी नहीं जोड़िए कुछ। 2017 साल में फिर उसी कांग्रेस ने उसी राजा के हाथों में, चरणों में सत्ता को सौंप दिया, उसी चरण में। और ये एक बार नहीं सौंपता रहा है, ये पुरानी ही बात नहीं है। जब शेर बहादुर देवबा भी ये लोकतंत्र के बाद में भी बने, फिर भी उसी ज्ञानेंद्र के पास में सत्ता को सौंपने वाले वही कांग्रेस थी। ये बात याद रखना होगा। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि हम सब जो आंदोलन करते रहे हैं, 2007 साल में हम सब ने बहुत आंदोलन किया, बहुत सारी बलिदानी पूरे मधेश ने दिया, बहुत सारे आदमी मारे गए, बहुत सारा युद्ध यहाँ पर हुआ, लेकिन हमारे साथ उस समय भी धोखा हुआ। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यहीं पर मर्चवार में मौजूद है, क्योंकि जनसभा से यहीं से काशी प्रसाद श्रीवास्तव को प्रधानमंत्री उस समय घोषित किया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया और हमको सिर्फ प्रजा बनाकर, राजा का प्रजा बनाकर सीमित कर दिया गया। उसके बाद पंचायती व्यवस्था आया और उसी कारण से, उसी राजा को मानने के कारण से पंचायती व्यवस्था आया ना। अगर उसी दिन हम सब गणतंत्र घोषित कर दिए रहते, 2007 साल फागुन 7 गते में कर दिए रहते, तो दोबारा राजा तो आ नहीं सकता था, दोबारा वो पंचायती व्यवस्था लाद नहीं सकता था। लेकिन वो पंचायती व्यवस्था आया, वो अंचलाधीश वाला व्यवस्था आया, जिसमें अंचलाधीश पूरे गांव-गांव में मधेशियों को यातना देकर यहाँ पर शासन करते थे। आप सब बहुत लोग पंचायत के भुक्तभोगी होंगे यहाँ पर, तो किस तरह से उन्होंने यहाँ पर शासन किया, किस तरह पंचायती व्यवस्था ने हम सबसे हमारी भाषा छीन ली, हिंदी में बोलने नहीं दिया, शिक्षा नीति लाके पूरा मधेश में नेपाली भाषा ला दिया, वही पंचायती व्यवस्था ने लादा। भूमि सुधार नीति किसने लाया, गरीब किसानों की जमीन किसने छीना, वही पंचायती व्यवस्था ने मधेशियों के हजारों हजार बीघा जमीन छीनकर पहाड़ियों को बेच दिया, पहाड़ियों के हाथों में बेचा क्या, पहाड़ियों के हाथों में मुफ्त में बांट दिया। वही पंचायती व्यवस्था थी जो हमारे यहाँ पर भूमि हरण करता रहा, हमारे सारे चीज हरण करते रहे, हमारे जंगल को कटाकर सत्यानाश करते रहे, वही पंचायती व्यवस्था थी। तो वह सिर्फ मैं आज सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे बलिदानी के बावजूद भी, मर्चवार की जनता के बलिदानी के बावजूद भी, मधेसी की जनता के बलिदानी के बावजूद भी किस तरह हमारे साथ बारंबार धोखा होता रहा। और ये एक बार नहीं हुआ, बार बार हो रहा है। एक बार नहीं, कांग्रेस ने भी वही किया, लेकिन जब कम्युनिस्ट सब भी आए तो उसने कोई अलग नहीं किया।
2051 साल में ही एमआलए ने सरकार तो बनाया, उसने भी कोई अलग नहीं किया। उसने भी जब निवासी आयोग के नाम पर सबसे ज्यादा जमीन एमआलए की सरकार ने बांटी, लेकिन उसमें मधेसी का नाम देखिए 46,000 आदमी को बांटा, उसमें से आपको नामे नहीं मिलेगा, मधेसी का नामे नहीं मिलेगा। पहाड़ के लोगों को लाके बेच दिया। माओवादी हुआ तो वो भी वही किया, वो भी वही किया। तो यहाँ पर मधेसियों के साथ बार बार धोखा होता रहा है। तो इसीलिए हम सब जो आपके आंखों को पढ़ रहे हैं कि भाई आप सबके आंखों में कहीं न कहीं वो आशा है कि भाई आखिर अब क्या है, ये धोखा ही कब तक होता रहेगा। और ये नया भी पार्टी आई तो कहीं ये अभी वैसा तो नहीं, इसके साथ क्या है, ये अभी तो खाली चुनावी चिन्ह निकले का है कि इसके साथ क्या है आगे, ये जानना जरूरी है। इसीलिए भी हम सब दोस्तों रखना चाहते, मैं वैसे आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी कुछ बातें रखना चाहता हूं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम सब राजनीति में क्यों आए, क्योंकि आपको किसी भी वृक्ष का फल अगर देखना है तो पहले उसको बीज को देखना पड़ेगा कि वो वृक्ष पैदा कैसे हुआ, किस चीज का वृक्ष है। पार्टी तो पार्टी है, वृक्ष तो वृक्ष है, लेकिन फल क्या देगा वो देखने के लिए पहले बीज देखना पड़ेगा। तो दूसरी पार्टी कैसे बनी, हमारे मित्र ने भी कुछ चर्चा किए, उसमें हम भी देखना चाहते हैं थोड़ा सा कि भाई कांग्रेस पार्टी तभी बनी जब राणा सामंतों ने यहाँ के खस ब्राह्मण सबको गन्ना छोड़ दिया, खस ब्राह्मण सबको, तो उसने विद्रोह किया कि भाई ये राणा लोग तो हम सबको गनवे नहीं करता है, चलो इसको हटाते हैं। और तब जाके वो कांग्रेस पार्टी भारत में बैठ के बनाए और अपना राज लिए। इस हिसाब से लिए कम्युनिस्ट भी वैसे बना, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए बना, माओवादी भी वैसे बना। और ये दूसरी भी जितनी पार्टी है, तमोलोपा कहीं तो तमोलोपा तो कैसे बना, पद नहीं मिला कांग्रेस में तो कांग्रेस में से राजीनामा देके बना लिया तमोलोपा। जब मधेश आंदोलन यहाँ पर चल रहा था तो वही महंत ठाकुर जी थे, विज्ञान प्रविधि मंत्री थे, रितेश त्रिपाठी जी मंत्री थे, और ये सब क्या कह रहे थे, ये मधेश आंदोलन क्यों पहने हुए ना, पानी को फोका हो। और जब देखा कि नहीं भाई ये फोका तो फूटने वाला नहीं है, मधेसी अब सचमुच जाग गया, अधिकार ले लेगा, तब जाके कांग्रेस से राजीनामा देके आ गए और तमोलोपा खोल लिए। जब देखा कि भाई नहीं, फोरम ने देखा कि नहीं भाई मधेश का तो आंदोलन उठ गया, जनता आंदोलन करने लगी, तो मधेसी जन अधिकार फोरम नाम का पार्टी दर्ता करा लिया। तो ये सब खाली पद अवसर को लेने के लिए बनी पार्टी है, ये कोई अधिकार दिलाने के लिए बनी पार्टी ही नहीं थी। ये बीज देखना आवश्यक है। उसमें नेता कैसे बनते हैं, तो जो जिसकी हैसियत दो जोड़ चप्पल पहनने की नहीं होती है, वो देखता है भाई कैसे मकान जोड़ेंगे, कैसे करोड़ों रुपया कमाएंगे, इसके लिए उसमें नेता बनते हैं। और आज भी देखिए उसमें नेता बना कौन है, अभी की चुनाव में ही नेता बनता कौन है, सूटकेस लेते हैं 1 करोड़ लेके जाते हैं, तब सांसद का टिकट लेते हैं। तो जो लोग 1 करोड़ देके मेयर का टिकट खरीदेंगे, जो 1 करोड़ देके सांसद का टिकट खरीदेंगे, वो हमारी भलाई के लिए तो काम नहीं करेंगे कभी। क्योंकि जो 1 करोड़ लगाने देकर टिकट खरीद रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, वो तो 10 करोड़ कमाने के लिए वहां जा रहे हैं। तो ये बीज जानना जरूरी है। दूसरी पार्टी भी होता है, अभी भी आप कहीं भी किसी का देख लीजिएगा, वो पार्टी में लगता ही इसलिए है कि करोड़ों रुपया कैसे कमा सके। और अभी का रिजल्ट ही है, अभी का उस दिन पत्रिका में समाचार आया था, जितने भी मेयर है, सांसद है, उसमें से 3 से 8 आदमी ठेकेदार है। 3 से 8 आदमी ठेकेदार है। कौन मेयर बना है, कौन सांसद बना है, तो ठेकेदार उसके अपने नाम पे ठेका पट्टा की कंपनी है। वो परिवार के नाम पे होने वाले तो कितने होंगे, अपने नाम पे ठेका पट्टा कंपनी रखने वाले आदमी 3 से 8 है। तो ठेकेदार जब सांसद बनेंगे, ठेकेदार जब मंत्री बनेंगे, तो करेंगे क्या, वो तो ठेका पट्टा लेने के लिए गया है वहां पर, वो हमारे भलाई के लिए नहीं गया है। करोड़ों रुपया दे के गया है, नेता को अपनी पार्टी को करोड़ों रुपया चंदा में दे दिया है और ठेका पट्टा करने के लिए वहां पर चला गया है, मेयर बन गया है और वहां से अपना करोड़ों का कमा रहा है, वो हमारे हित के लिए नहीं चाहता है। तो यहाँ पर ठेकेदारों का राज आ गया है, यहाँ पर सामंतों का राज आ गया, जो राणा काल में भी वही थे, राणा काल में भी वही थे, राजा रहे तो भी वही थे, पंचायत शासन में भी वही थे, लोकतंत्र आया 47 साल के बाद भी वही मंत्री बने, अब गणतंत्र आया तो भी वही मंत्री बन रहे, तो भी वही मेयर बन रहे। तो यही आदमी सब सामंती प्रथा, ये पुश्तैनी प्रथा भी अभी जारी है। तो कहीं ये सामंतवाद वाला प्रथा है कि भाई उसका बाबा दादा भी राणा काल से प्रधान वंश था और अभी भी वही शोषण कर रहा है,
या अभी ठेकेदार से आ गया, ठेकेदारों का राज आ गया, कहीं लठैतों का राज आ गया जो पूरा लठैत लेकर इंडिया से भी मंगा के रखता है और जनता पे दमन करके अपना शासन कर रहा है। तो ये जो हावी हो गया, ये लठैत राज, ये जंगल राज मधेश में हावी हो गया है, ये उसी की वजह से, उसका मूल है कि वहां पर पैसा का व्यापार करने के लिए राजनीति होता है, इस कारण से। लेकिन हमारे पार्टी में क्या है कि इस पार्टी में जो भी लोग लगे हैं, आप भी लगे हैं, तो आपको कोई 5 रुपया दिया है इसलिए आप नहीं लगे। आज भी आपको आने के लिए किसी ने 50 रुपया दिया है, ऐसी बात नहीं है। आप सब निस्वार्थ भाव से लगे। जो भी लीडर लगा इसमें, वो करोड़ों रुपया का नौकरी छोड़ के लगा। तो ये बीज ही फर्क है। दूसरे पार्टी में करोड़ों से करोड़ कमाने के लिए लगते हैं और इसमें करोड़ों रुपया छोड़कर लोग लगते हैं। ये बीज ही फर्क है, तो इसका फल फर्क होगा। ये जानना एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है ये जानना। तो इस कारण से हम सब राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हम सबका कोई शौक था भाई चलो राजनीति करते हैं। हम सब राजनीति में इसलिए नहीं आए कि भाई चलो पैसा कमाते हैं। पैसा तो पहले कमा रहे थे, करोड़ों की सैलरी पहले थी। अगर पैसा कमाना होता तो हम सब अमेरिका में बैठे करोड़ों कमा रहे होते और वो कमा लिए होते। ये जानना जरूरी है कि हम सब राजनीति में क्यों आए। तो हम सब राजनीति में इसलिए आए, यहाँ पर आप सब अभी बैठे हैं, आप सब बताइए कि किसके घर से लोग विदेश नहीं गए होंगे। हर एक आदमी के घर से अपना पेट पालने के लिए आज विदेश जाना पड़ता है। हमारी हालत ये रही है। आज अगर आप सब बीमार पड़ जाएंगे, 15 लाख रुपया का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या तो खेते बेचने की नौबत आ जाएगी। यहाँ पर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो आपकी जिम्मेदारी ले सके। यही पर हमारी माता बहन है, अब इनको वृद्ध भत्ता की जरूरत पड़ेगी, वो कार्ड बनाना पड़ेगा तो भी इनको मुश्किल हो जाएगी। इनको नागरिकता बनाना पड़ेगा तो भी मुश्किल हो जाएगी। और संविधान में भी इनकी नागरिकता दूसरे दर्जा का कर दिया है, अधिकांश का ऐसे नागरिकता कर दिया जिससे वो कोई शीर्ष पोस्ट पर भी नहीं जा सकता है। तो हमारी सरकार राजनीति में पद लेने से नहीं थी। हम तो अमेरिका में अच्छा खासा खुश थे, वहां पर खुशहाल जिंदगी जीते थे, अपना वैज्ञानिक की नौकरी करते थे, करोड़ों में कमाते थे। लेकिन जब हमने यहाँ आकर देखा कि भाई हमारा मधेश की स्थिति कैसा है, और आप सभी जानते बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमको बताइए कि 30 बरस 40 बरस पहले किसी भी परिवार को पेट पालने के लिए विदेश में जाना पड़ता था, कहीं भी नहीं जाना पड़ता था। किसी भी परिवार से अपने पेट पालने के लिए दुबई कतार की मरुभूमि पर नहीं जाना पड़ता था। मधेश तो इतना समृद्ध था कि यहाँ पर इतने अनाज उपजते थे, इतना धान उपजते थे कि यहाँ का धान साउथ कोरिया जाता था, यहाँ का धान सिंगापुर में जाता था। हम नेपाल को तो पूरे नेपाल को खिलाते रहे हैं, सब दिन खिलाते रहे। हुमला जुमला में भी हमारा ही चावल जाता है, पूरे नेपाल को तो खिलाते रहे। लेकिन इतना धान उपजता था 30-40 बरस पहले भी कि यहाँ का धान हम सब इतना ज्यादा हो जाता था, सिंगापुर भेजते थे, साउथ कोरिया भेजते थे, मलेशिया तक यहाँ का धान जाता था। लेकिन आज 30 बरस में ही हमारी अवस्था कितना परिवर्तन हो गया कि अपना पेट पालने के लिए भी आज घर घर से आपके बेटा को, आपके भाई को, आपके आदमियों को, आपके पति को विदेश की भूमि पर, उस मरुभूमि में जाके दिन रात काम करना पड़ता है, तब जाके आपके घर में चूल्हा चौका जलता है। ये अवस्था आ रहा है, ये नाजुक अवस्था रहा है। और वो अगर नहीं जाएगा तो यहाँ अगर आप बीमार होंगे तो आपका इलाज नहीं हो सकेगा। यहाँ आपके छोटे छोटे बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, ये हालत रही। जबकि हमारी भूमि इतनी समृद्ध थी कि भाई कहीं पर भी इसी बात में जाइए, कहीं पर भी तोड़ी का एक मुट्ठी तोड़ी लेके ऐसे छींट दीजिए तो एक छोटा सा तोड़ी का दाना भी सैकड़ों दाना में परिवर्तन हो जाता है। कहीं तो कितना बढ़ोतरी है कि एक छोटा तोड़ी का दाना भी सैकड़ों गुना में वृद्धि दे रहा है। ऐसे उर्वर भूमि है हमारे पास, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन वहां पर हमारे पास आज घर घर में कोई रोजगारी नहीं है, और ऐसे भूमि पर रोजगारी नहीं है। और रोजगारी कौन दे रहा है? वो कतार की मरुभूमि जहाँ पर कुछ पानी नहीं है, कुछ गाछ वृक्ष नहीं होता है, वो देश हम सबको अब रोजगार दे रहा है। तो ये हुआ क्यों? ये बदहाल अवस्था आया क्यों? कि उसके पास अच्छा लीडर है, उसके पास अच्छा विजन है, उसके पास अच्छा पॉलिटिकल कमिटमेंट है कि भाई हम अपने जनता को अच्छा से रखेंगे। और यहाँ पर क्या हुआ, हम अपने जनता को कैसे चूसेंगे, कैसे सताएंगे, कैसे बर्बाद करेंगे, ऐसे आदमी सब लीडर बन गए यहाँ पर।
और उस वजह से यहाँ पर ये बदलाव आया कि जो मधेश कभी समृद्ध था, अच्छा खासा खा पी रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, वो आज इस कगार पे आ गया कि मिटने के कगार पे आ गया। और वही हालत को देख के, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनमें से सैकड़ा में से 42 महिला के देह में खून की कमी है। 42 महिला के देह में खून की कमी है। बच्चे की बात करेंगे, पूरे मधेश के बच्चे में सैकड़ा में 50% बच्चा में खून की कमी है। तो हम अधिकार की बात क्या करेंगे जब हमारे देह में हमारे बाल बच्चा भी स्वस्थ पैदा नहीं हो रहे हैं, हमारा देह भी छीन हो रहा है, हम सब लुप्त हो रहे हैं, और अधिकार की बात क्या करेंगे? अधिकार की बातें कि यहाँ पर भूमिहीन सारा, यहाँ पर गरीबी सारा, यहाँ पर अनागरिक, यहाँ पर यह हालत पैदा हो गया है। और इसलिए हुआ कि हमारे पास ऐसा कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं रहा, कोई लीडर वैसा नहीं आया जो सचमुच जनता के लिए काम करते, जिसके पास सचमुच में जनता की सेवा करने के लिए विजन रहते, ऐसा नहीं रहा। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा राजनीति में आने का प्रमुख उद्देश्य भी यही था, प्रमुख कारण भी वही था। हम तो अमेरिका में जैसे काम कर रहे थे, तो एक बार यही के नेता सब वहां पर गए, जिसमें हृदय त्रिपाठी भी मौजूद थे। आप उनसे पूछ सकते हैं, तब तक मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। मैं बोस्टन में उनको डिनर देने के लिए, खिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए गया, 5-6 नेता थे। और जब खाना खिलाने के बाद ये जो संविधान सभा, पहली संविधान सभा खत्म होने वाली, तो हम उस समय उसको पूछे कि नेताजी, राजतंत्र फेंकने के लिए फ्रांस वगैरह में लाखों लोगों को मरना पड़ा, फ्रांस जैसे देश में राजा को खत्म करने के लिए लाखों लोगों को मरना पड़ा, लेकिन नेपाल में राजतंत्र को भी उखाड़ फेंकने के लिए सिर्फ 26 आदमी को मरना पड़ा। लेकिन मधेश आंदोलन में हमारे वीर मधेशियों ने 54 शहादत दी, लेकिन फिर भी एक भी मांग आप सब पूरा नहीं करा सके। इसका कारण क्या है? हम नेताजी से पूछ डाले। हालांकि मेरा राजनीति में तब तक भी कोई दिलचस्पी नहीं था, और आप सभी जानते हैं यहाँ भैरवा में आंदोलन हुआ था, तो आंदोलन में क्यों शहीद हुए? उनका मांग यही था कि एक मधेश समग्र प्रदेश कायम हो, ये नारा लगा के यहाँ भी मरते थे। जब समझौता भी 8 बुधे समझौता हुआ है, उसमें तो यही लिखा है समग्र मधेश एक प्रदेश होगा, उसमें यही लिखा है समानुपातिक समावेशी होगा, यानी कि मधेशियों को अपने अपने अधिकार, हर एक जगह 33% का अधिकार मिलेगा। इस हिसाब से सेना में 30,000 मधेसी का सामूहिक प्रवेश होगा। ये सब एग्रीमेंट में भी हो गया, आंदोलन तो हुआ ही, एग्रीमेंट भी हो गया, समझौता भी हो गया 8 बुधे, लेकिन फिर भी अब पूरा क्यों नहीं करा पाए? नेताजी बताइए कि हमने सवाल कर दिया नेताजी से। अब नेताजी को तो लगा कि हम तो वहां के वैज्ञानिक हैं अमेरिका में, हम कभी वापस आएंगे कि नहीं इधर। तो उन्होंने दिल की बात मेरे सामने रख दी, और उन्होंने क्या कहा कि अगर मधेशियों को अधिकार मिल गया, अगर मधेशियों को अधिकार मिल गया, हमारी मांगे पूरी हो गई, तो ये जो 5 महीना के बाद दूसरा इलेक्शन होने वाला है, हम सब फिर जीतेंगे कैसे, फिर मंत्री बनेंगे कैसे, फिर सांसद हम बनेंगे कैसे? ये नेताजी ने कहा, और मैं तो उनका जवाब सुनकर स्तब्ध रह गया कि भाई हमने किसके हाथ में मधेश को डाल दिया है, और वो दिल खोल के बता दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नेताजी को। नेताजी को डर नहीं था कि भैया मैं वापस यहाँ आकर बोलूंगा या उसके साथ कभी प्रतिद्वंदी बनूंगा, तो उन्होंने तो दिल खोल के कह दिया। तो नेताजी के यहाँ हाथ में वही एटीट्यूड रहा है। और आप जानते हैं, एक बार हिटलर के पास उनके सहपाठी गए, ये कहने भाई आपको, हिटलर को कहा फिर कि आपको जनता क्यों भगवान माने या क्यों मसीहा माने, आपको क्यों बड़ा नेता मानेगा? तो हिटलर ने क्या किया, एक मुर्गा को पकड़ के लाया, और उस मुर्गा का डेन जितना पंख होता है सब नोच के धीरे धीरे सब फेंक दिया, और खाने के लिए नहीं दिया। 2 दिन 3 दिन तक वो छटपटाता रहा, ठीक है, 3 दिन 4 दिन तक मुर्गा छटपटाता रहा, उसका पास डेन भी नहीं है, पैर भी तोड़ दिया, वो चल भी नहीं सकता है। और उसके बाद क्या किया, 2 दाना देने लगा, एक दिन में 2-4 दाना, फिर दूसरे दिन 3-4 दाना, और होते होते 6-7 दिन में ऐसा हो गया कि वो मुर्गा वास्तव में कहीं नहीं जाता था, वो हिटलर के पैर में पड़ा रहता था, और वही कब 2-4 दाना मिलेगा उससे, उसका इंतजार करता रहता था। और तब उसने, हिटलर ने अपने दोस्त को बुला के कहा
कि जनता को ऐसे ही करना पड़ेगा, उसका डेन पूरा नोच देना पड़ेगा और कभी कभी थोड़ा थोड़ा दाना देना पड़ेगा ताकि वो हमारे चरण में सदैव रहे और सदैव हमें मसीहा मानते रहे। और ये नेता सब कोई हिटलर से कम नहीं है। हमारे साथ वही कर रहा है, झूठा मुद्दा में आपको फंसा देता है। सिफारिश जो 5 रुपया में मिल जाना चाहिए वो जबरदस्ती आपको नहीं देता है ताकि आप उसके आगे गिड़गिड़ाते रहेंगे, आप उसके कंट्रोल में रहेंगे, नियंत्रण में रहेंगे। जबरदस्ती वो करता है आपको, जबरदस्ती वो सिफारिश नहीं देगा, जबरदस्ती यातना देगा, जबरदस्ती वो बजट आपको गांव में नहीं देगा, आपको तड़पाएगा। जो चीज होने वाला वो होने नहीं देगा, जानबूझ कर ताकि जनता मरते रहे, जनता उसको नेता मानते रहे, जनता उसको मसीहा मानते रहे। यहाँ के लोग वही खेल खेलते आ रहे हैं और सदियों से खेलते आ रहे हैं, इसीलिए उसको बाबू साहब हम सब कह के पैर पकड़ते आ रहे हैं। यही होता रहा है और वही सोचकर हमने सोचा कि भाई मधेश को हम सब ने कैसे हालत में दे दी। और आज भी यह प्रवृत्ति है हमारे यहाँ, जो सबसे तेज बच्चा निकलेगा आपके घर में भी उसको क्या कहते बाबू, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ। हम सब यही करते रहे, जो सबसे तेज बच्चा निकला मधेश में उसको डॉक्टर इंजीनियर बना दिए, उसको वकील बना दिए और राजनीति किसके हाथ में छोड़ दिए। जो कोई काम नहीं करने वाला निकला गांव में, सबसे निकम्मा जो निकला, जो कोई जॉब भी नहीं कर सकता, कोई रोजगारी नहीं कर सकता, खुद कमा के खा भी नहीं सकता है, खाली गफ दे सकता है, चाहे दुकान पे बैठ के गफ काटेगा, ऐसे आदमी के हाथ में हमने राजनीति सौंप दी। और इसका परिणाम आज ये हुआ, वही आदमी डॉक्टर पढ़ के आता है, वो अनपढ़ वड़ा अध्यक्ष के पास में सिफारिश लेने के लिए लाइन में लगा रहता है। ये अवस्था आज उसी कारण से हो गया। बड़ा से बड़ा इंजीनियरिंग पढ़ के आता है आईटी से, इंडिया से, और जाते हुए अनपढ़ वड़ा अध्यक्ष से हाजिरी कराने, उसी के साथ सिफारिश लेने जाने पड़ता है। आज ये अवस्था आने की जिम्मेदारी वही रहा कि हम सब राजनीति से दूर रहे, अच्छे आदमी। और आप जानते हैं प्लेटो ने कहा था कि अगर अच्छे आदमी राजनीति से दूर रहेंगे तो उसकी सजा यही है कि बुरा से बुरा आदमी आप पर शासन करेगा और आपका शोषण करेगा। और वही हुआ, हम सब अमेरिका चले गए वैज्ञानिक बनने, आप अपने बाल बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना दिए और राजनीति छोड़ दिए निकम्मों के हाथों में। तो वो करेगा क्या? वो भ्रष्टाचारी करेगा, वो लठेते राज लाएगा, वो गुंडा राजे लाएगा, वो ठेकेदार राजे लाएगा। ये अवस्था रहा। इसी कारण से हम सबको राजनीति में आना पड़ा है। बीज ही फर्क है, इंटेंशन ही फर्क है, त्याग ही फर्क है, तपस्या ही फर्क है। तो ये पार्टी दूसरी पार्टी जैसा नहीं है, यह जानना जरूरी है। एकदम स्पष्ट बात है, ये जानना जरूरी। अब दूसरी बात रहा भाई इस पार्टी की राजनीति का धारणा क्या है। तो अभी हमने डाटा ही दिया आपको कि अभी के सांसद मेयर में 3 से 8 आदमी तो ठेकेदार है। तो यहाँ पर वो साफ ठेकेदार राज हावी हो गया। अभी आपका बड़ा अध्यक्ष भी ठेकेदारी कर रहा होगा, कहीं अपना ही जेसीबी रखा होगा, अपना ही खुदाई कर रहा होगा कहीं। क्लियर है, कहीं का भी ये आपकी ही बात नहीं है, कहीं गौपालिका की एक कहानी है, सब जगह ठेकेदार है, सब हावी है, उसी का राज आ गया। ये ठेकेदार राज आ गया, ये तो फिक्स हो गया, निश्चित हो गया है। गुंडा राज आ गया है, जंगल राज आ गया है, ये निश्चित हो गया है। तो ये पार्टी जो है आज तक जितना भी सामंती राज आया, जितना भी ठेकेदार राज आया, उन सब को अंत करके सामुदायिक स्वराज लाना चाहती है। इसका एक शब्द में कहेंगे राजनीतिक व्यवस्था क्या है, राजनीतिक धारणा क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, वो है सामुदायिक स्वराज। स्वराज मतलब होता है अपना राज, स्व अपना और राज माना राज, शासन। जब जनता को लगे कोई भी आदमी जाए, कोई भी वृद्ध भी जाए, निर्धन भी जाए, युवा भी जाए, दलित भी जाए, कोई भी आदमी जाए, उसको ऐसा लगे कि नहीं भैया मेरा शासन है, ये पुलिस मेरा है, ये सेना मेरा है, ये प्रशासन मेरा है, मैं जो कहता हूँ वही होता है, मैं जो इच्छा करता हूँ वही होता है। ऐसा शासन जब महसूस हो हर एक जनता को, वही सामुदायिक स्वराज, वही जनता राज है। तो हम सब ये जंगल राज जो अभी व्याप्त है, इसको खत्म करके वह जनता राज लाना चाहते हैं, वह सामुदायिक स्वराज लाना चाहते हैं। तो ये कैसे आएगा आप कहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अभी देखिए सिस्टम क्या है। अभी आपको एक तो 5 वर्ष में एक बार चुनाव होता है, और चुनाव में तो आप जानवे करते हैं यहाँ पर क्या होता है, एक बार जिता देते हैं, फिर वो 5 वर्ष आप पे शोषण करता है।
निर्वाचन के टाइम में खाली पैर पकड़ने आ जाएगा नेताजी, उसके बाद वो आपको पैर पकड़ पाएगा। यही होता है 5 वर्ष। ऐसे सिस्टम नहीं कि उसमें परिवर्तन हम सब कर रहे हैं। तो जनता राज लाने के लिए सबसे पहले हम सब कह रहे हैं उसका आधार स्तंभ पिलर क्या है? जन संप्रभुता, अर्थात जनता ही जनार्दन है। जनता जो कहेगा वही होना चाहिए। अभी क्या है, नेता जो कहता है वो होता है। नेता संविधान के विषय में भी काठमांडू में बैठकर 3 नेता जो कह देगा वही हो रहा है। जनता कहाँ कह रहा है उसमें? जनता कहाँ कह रहा है ये धारा ऐसा होना चाहिए? जनता तो कह रहा है भाई नागरिकता में संशोधन करो, महिला के लिए समान नागरिकता तो कह रहा है, लेकिन वो तो सुन नहीं रहा क्योंकि वो नेता निर्धारण करे। तो जनता संप्रभु, जनता अभी भी सार्वभौम सत्ता संपन्न नहीं है। लेकिन हम सब कहते हैं हमारे सिस्टम ऐसा बनाया जाएगा जिसमें जनता जो कहेगा वही होगा। अब ये कैसे होगा? जैसे कि उदाहरण एक देते हैं, फिरता बुलाने का अधिकार होता है, राइट टू रिकॉल, वह जनता को देगा। जैसे अभी जीत लिया, वड़ाध्यक्ष जीत लिया, गौपालिका अध्यक्ष जीत लिया, सांसद जीत लिया, उसके बाद क्या करता है वो 5 वर्ष आपको दमन करता है। आप छटपटाते रहते हैं, वो कितना वो भ्रष्टाचार कर ले, कितना वो दमन शोषण कर ले, कितना वो बलात्कार कर ले, आप उसको हटा नहीं पाते। ये सिस्टम आ गया है। लेकिन राइट टू रिकॉल, फिरता बुलाने का अधिकार अगर जनता को हाथ में दे देंगे, उससे क्या होगा? वो जीता तो जीता, फिर भी उसका पैर पकड़ने का आदत नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि जनता के पास वो अधिकार रहेगा कि जब भी वो चाहेगा, अगर वो 5 दिन में फिर से गड़बड़ करने लगा, जनता पे दमन करने लगा, गाली देने लगा जनता को, तो जनता 51% जनता साइन करके उसको वापस बुला सकता है, उसका पद कभी भी छीन सकता है। वो अधिकार जनता को देगा, राइट टू रिकॉल। ये बहुत सारे देश में है, ये कोई नई बात है, नेपाल के लिए ऐसी बात नहीं। वो राइट टू रिकॉल जनता के हाथ में देगा ताकि जो भी लोग जीत कर जाएगा वो 5 के 5 वर्ष जनता के पैरों के तले दबा रहे, जनता के अनुसार काम करे, जनता जो कहता है वही काम करे। ये एक प्रमुख अधिकार है। उसी तरह हम सब लोकतंत्र करते हैं और लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र लाके जनता का अधिकार कायम करना है। इसका भी एक खाली उदाहरण, अब इतनी से समझ में तो नहीं आएगा, एक उदाहरण देते हैं। अभी आपके नगर पालिका में, गौपालिका में स्कूल बनाना है क्या अस्पताल बनाना है, ये आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे नहीं पूछेगा। वो ठेकेदार सब जिसमें ज्यादा फायदा आएगा, सोलर लाइट लगाने में ज्यादा फायदा आएगा तो वही लगा देगा। उसको नदी में आषाढ़ महीना में बालू गिराने में ज्यादा फायदा होगा तो वो वही करेगा। वो बात आप निर्धारण नहीं कर सकते। क्यों? वो कहते हैं नहीं आप तो वोट देकर हमको जिता दिया, अब अगली बार जिताना, फिर बीच में कोई पूछपाछ नहीं है। ये अवस्था है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू करने के बाद क्या होगा? हर एक चीज के लिए वो जनता से पूछेगा। कैसे पूछेगा? आप हर एक बार कैसे वोटिंग करेंगे? नहीं, आप सब टीवी में देखते हैं ना, टीवी में कैसे जिताते हैं, ABCD करके ऐसे वोटिंग करते हैं मोबाइल से। उसी तरह क्या होगा, जैसे ही जीतेगा वड़ाध्यक्ष, अभी उदाहरण देता हूँ एकदम छोटा सा, मान लीजिए वड़ाध्यक्ष में किसी को जिता दिया या गौपालिका अध्यक्ष में जिता दिया, वो जीतते ही क्या करेगा? हर एक आदमी के नाम से एक सिम कार्ड पहले देगा, हर एक आदमी का सोशल सिक्योरिटी नंबर, सामाजिक सुरक्षा नंबर, यानी कि आपको कभी भी पैसा चाहिए तो उसमें ऑलरेडी रहेगा, सरकार उसमें जमा करेगा पैसा, वो बना देगा, कार्ड ही बना देगा। जब भी स्वास्थ्य के लिए, किसी बिजली बिल के, किसी के लिए पैसा चाहिए उसमें ही रहेगा ऑलरेडी, वो कार्ड भी बना देगा। और क्या करना है, वो डरता हो जाएगा मोबाइल, ठीक है, सिम कार्ड सरकार देगा, गौपालिका देगा रजिस्टर करके। और जैसे ही उसमें मैसेज आएगा कि भाई आपको कौन सा प्रोजेक्ट करना है, स्कूल बनाना है कि अस्पताल बनाना है कि पुल बनाना है, चयन करो, वो कहेगा और आप खाली ABCD दाब के चयन कर सकते हैं। ये ठेकेदार निर्धारण नहीं करेगा कि नहीं भाई चलो हम यही कर देंगे। हर एक स्टेप पे, हर एक हफ्ता आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल के जरिए वोटिंग करके नगर पालिका को, गौपालिका को आप कहेंगे और वह काम वही करेगा। इस तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र हावी होगा। उसी तरह कहेंगे अभी स्थानीय स्तर पर हुआ, केंद्र पे कैसे होगा? तो केंद्र पे भी जैसे स्विट्जरलैंड में व्यवस्था है, स्विट्जरलैंड में व्यवस्था है कि अगर 1 लाख जनता किसी भी विषय पर, किसी भी आईन कानून, किसी भी प्रावधान पर अगर साइन करके देता है संसद को, तो उस विषय में संसद को जनमत संग्रह कराना पड़ता है, यह अनिवार्य है। उसी तरह यहाँ पर भी हम सबने प्रावधान लाया है कि अगर 5 लाख जनता किसी भी विषय पर, कोई फर्क नहीं, नागरिकता की बात है कि बॉर्डर की बात है कि किसी अधिकार की बात है, किसी भी विषय पर अगर 5 लाख जनता साइन
डिजाइन करके दे तो उस विषय पर नेपाल सरकार को जनमत संग्रह कराना पड़ेगा, जनता की बात को मानना पड़ेगा, जनता से पूछना पड़ेगा, ऐसे अधिकार सुनिश्चित करने के लिए। इस तरह से वो काठमांडू में बैठा दियो नेता निर्धारण नहीं करेगा। कल की समाचार है, मैं बताता हूं, कल की समाचार है, अब ऐसा नियम लाया कि भाई आप स्थल मार्ग से यानी कि पैदल ही यहाँ से दिल्ली चले गए तो उधर से आप प्लेन पकड़ के नहीं आ पाएंगे। और ये काठमांडू में बैठे लोग वहां से निर्धारण कर दिए, उससे मधेशियों को कितनी असहायता हुई उसको मतलब नहीं है। वो तो मधेशी को यातना देने के लिए करता है ना ऐसा। कुछ दिन पहले ही बॉर्डर साइड में से इधर उधर के गाड़ी अब लगभग बंद करने की स्थिति में। अब इससे मधेशियों को क्या असहायता है, क्या असुविधा होगी, उसको मतलब नहीं है। वो मधेसी के लिए कानून नहीं बना रहे। तो ऐसे अवस्था में वो काठमांडू में बैठे लोग वहां से नियम बना देते हैं। हमसे पूछता तक नहीं कि भाई हमको क्या चाहिए, पूछता तक नहीं है कि बॉर्डर पे गाड़ी को आने जाने देना चाहिए, बॉर्डर बंद करना चाहिए, हमसे पूछता तक नहीं है। जबकि इससे प्रभावित तो हम हो रहे हैं ना। लेकिन यह व्यवस्था आने पर वो काठमांडू में बैठे प्रचंड या माधव नेपाल या केपी ओली यह नियम नहीं बनाएगा, वो जनता खुद जनमत संग्रह के जरिए वो नियम बना सकता है। ऐसा प्रावधान लाने वाली पार्टी। और उसी तरह सामाजिक न्याय हम सबका महत्वपूर्ण धारणा है, जिसमें कोई भी वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, गरीब वर्ग है, विपन्न वर्ग है समाज में, उसको भी समान अवसर मिले, उसके लिए भी यह प्रावधान हम सब की पार्टी में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए, ताकि सभी लोग समान स्तर की जीवन शैली को यापन कर सके। और चौथा है समाजवाद लाने की। और इसमें भी मैं उदाहरण, समाजवाद तो सभी लोग कह देते हैं समाजवाद, ओली जी का भी अभी समाजवादी व्यवस्था उन्मुख कहता है। दूसरा पार्टी आ गया, अपने पार्टी का नाम रख दिया समाजवाद, लेकिन अपना गाय का नाम बाघ रख देने से बाघ नहीं हो जाता है। ये जानना जरूरी है। समाजवाद का उदाहरण अभी दिल्ली में केजरीवाल ने दिया। इलाज कराने के लिए फ्री, 15 लाख का भी इलाज आता है तो दिल्ली में वो फ्री कर दिया है। बिजली का बिल फ्री है, पानी फ्री है। इस तरह का समाजवाद वो ला रहा है। वहां स्कूल में, सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छा हो रहा है, गाड़ी में महिला चलती है, महिला का भाड़ा नहीं लेता है। इस तरह का समाजवाद लाया है। तो यहाँ पर अगर चाहेंगे तो वो समाजवाद यहाँ गौ पालिका के स्तर पर आ सकता है। घास, बांस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो अवधारणा है कि 5 चीज से किसी भी आदमी को वंचित न हो सके। घास मतलब खाने का चीज, बांस मतलब रहने के लिए, पहनने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। इस 5 चीजें किसी भी आदमी को कभी कमी ना हो, उसके लिए गौपालिका व्यवस्था कर सकता है। मैं कहता हूं कैसे, गौपालिका में 20-20 करोड़ का बजट आता है। अगर उसके पास विजन रहे तो घास मतलब भाई खाने की कमी आखिर कितने आदमी को रहता है? बहुत कम आदमी को, बहुत कम आदमी को रहता है। जैसे वृद्ध हो गया, किसी को समस्या हो गई, ऐसे आदमी को, उसके लिए एक सामूहिक मेस संचालन कर देना, जहां पर 100 आदमी के लगभग खाने की व्यवस्था हो। ऐसा मेस गौपालिका का संचालन कर सकता है, मजा से कर सकता है, आश्रम में होता है, वो ऐसा कर देगा। पहनने के लिए क्लॉथ बैंक का व्यवस्था कर दे। अगर किसी के पास कपड़ा नहीं है गौपालिका में तो वो कपड़ा वहां से लेके रहने के लिए ऐसा 2-4 हॉल बना दे। अगर किसी भी वृद्ध आदमी को या किसी भी आदमी को रहने की दिक्कत है, घर नहीं है, तो वो जाके वहां पर रह सके। ज्यादा जरूरी नहीं, 2-3 ब्लॉक बना देने से हो जाएगा। तो घास, बांस, कपास तो ऐसे व्यवस्था हो गया। शिक्षा, स्कूल में, सरकारी स्कूल में जैसे दिल्ली सरकार ने अभी किया है, वैसा अच्छा व्यवस्था कर दे शिक्षा की, अगर विजन है तो। और स्वास्थ्य की बात है तो जैसे कि अभी देखते हैं MR, जैसे कि दिल्ली सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर, कोई भी आदमी को कितना भी इलाज कराना पड़ेगा वो खर्च जोड़ने की जिम्मा दिल्ली सरकार की है। वो उसी तरह के स्थानीय सरकार जिम्मा ले सकता है कि किसी को भी दवा का पैसा देना नहीं पड़ेगा, स्वास्थ्य का लिए उपचार के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, वो जिम्मा गौ पालिका भी ले सकता है। तो इस तरह से अगर आइडिया रहने पर वो गौ पालिका में लागू किया, उसके लिए ये नहीं कि पूरा नेपाल में लागू होगा तब ये लागू कर सकते, ऐसी भी बात नहीं है। आप गौ पालिका में भी जिता के ये समाजवाद की मूल धारणा जो है, घास, बांस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य की धारणा लगा सकते हैं। ये इतनी आसान है। इसी तरह ऐसे व्यवस्था हम सब लाना चाहते हैं ताकि किसी का बच्चा कभी भूखा न रहे, कोई भी आदमी नंगा न रहे, किसी भी आदमी को सोने की जगह की कमी न हो, किसी भी आदमी को स्वास्थ्य
स्वास्थ्य दवा की कमी न हो और किसी भी आदमी को शिक्षा से वंचित न होना पड़े, ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं। और हर एक घर में सबसे महत्वपूर्ण बात है, जनमत पार्टी शुरू से, आज से नहीं 4 बरस 5 बरस पहले के अभियान के तहत भी हम सब कर रहा है कि घर घर में रोजगारी कैसे पैदा हो, हर एक घर में एक रोजगारी कैसे पैदा हो, यह हम सबके मूल धारणा है। हम सब नहीं चाहते हैं कि इतने समृद्ध भूमि पर रहते हुए भी यहाँ के लोगों को दुबई कतार जाना पड़े, ये हम सब नहीं चाहते। और उसके लिए विजन होना आवश्यक है। मैं उदाहरण देता हूं, अभी प्रदेश सरकार क्या करती है, 7-7 करोड़ पोखर सौंदर्यीकरण के नाम पे दे देता है। और पोखरी सौंदर्यीकरण होता क्या है, कुछ भी नहीं होता है। कहता है कि हम साफ किए और फिर से लीड वही रहेगा। तो क्या है, कार्यकर्ता में पैसा बांटने के लिए वो 7-7 करोड़ दे देता है। अगर 7 करोड़ खर्च करने के लिए अगर विजन रहता है उसके पास, तो 7 करोड़ रुपया में आप 15-15 हजार रुपया लोगों को देके 4 से आदमी को नौकरी दे सकते हैं। 4 से आदमी को नौकरी 7 करोड़ रुपया में दे सकते हैं सालाना के लिए, 1 साल के लिए उसका सैलरी हो गया पूरा, उससे जो आउटपुट आएगा। तो इस हिसाब से हर एक घर में अगर विजन है गौपालिका अध्यक्ष के पास, प्रदेश सरकार के पास, स्थानीय सरकार के पास, तो हम हर एक घर में वो नौकरी दे सकते हैं। और आपके बच्चों को, आपके भाई बहन को कभी भी वो दुबई कतार की मरुभूमि पे मरने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। वो आपके साथ रह सकता है, यहीं पर आपके साथ बैठ सकता है। और उदाहरण के लिए महिला भी बैठी है यहाँ पर, अधिकांश के पास कोई नौकरी नहीं है, कोई अवसर ही नहीं है। उसके लिए भी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए अभी बोर्डिंग स्कूल में जो बच्चे को पढ़ाते हैं, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाते तो आपको क्या कहता है, बैग भी इस दुकान से खरीदो, किताब भी इस दुकान से खरीदो, टाई भी इस दुकान से खरीदो, जबकि उसका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन गौपालिका तो यह कर सकता है। तो गौपालिका क्या कर दे, एक मान लीजिए उदाहरण के लिए, खाली छोटा उदाहरण मैं दिखाता हूँ, एक बैग फैक्ट्री खोल देगा। और वो बैग फैक्ट्री अगर खोल देता है और कहेगा कि नहीं, पूरा गौपालिका में जितना भी स्कूल है सबको अपने ही गौपालिका का बैग खरीदना पड़ेगा, तो उस बैग को बाहर भी नहीं भेजना पड़ा बेचने के लिए, भाई बाहर में कहाँ बिकेगा तब न खोलेंगे, नहीं, वो बैग पूरा खपत भी हो जाता है, गौपालिका के अंदर है। और सारी महिलाओं को भी उस बैग फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है। हजारों सैकड़ों महिलाओं को उसी में अपने गौपालिका के अंतर्गत ही नौकरी मिल जाती है। तो ये विजन की बात है। विजन रहने पर इस तरह से घर घर में पुरुषों को भी और महिलाओं को भी नौकरी जाहिर यहीं पर दिया जा सकता है, पर उसका एकदम सस्टेनेबल मॉडल यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से हम सब अपने प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो आप सब घोषणा पत्र में देखेंगे। अब मैं छोटा आता हूँ कि दूसरी पार्टी से फर्क कैसा है। तो कांग्रेस के विषय में हम खाली इतना कहना चाहते हैं कि 2007 साल में ही आप सबने सरकार बनाकर देख लिए, 2007 साल में ही, एमाले को भी 2051 साल में ही बना के देख लिया, तब से झेल रहे, 25-30 बरस से झेल रहे, कांग्रेस को 70 बरस से झेल रहे हैं। और ये राजपा तमोलपा कहिए या फोरम को भी 13 बरस से हम सब झेल रहे हैं। तो बार बार झेल रहे हैं, बार बार इनका सरकार बना के देख लिए, बार बार इनको देख लिए। हमको एक ही बात कहिए कि भाई जब बार बार देख लिए, सब टेस्ट किया गया है, बार बार देख लीजिए सब असफल हो चुके हैं, तो मान लीजिए ये जो दवा है, अगर ये दवा आप 60 बरस से खा लिए, 70 बरस से कांग्रेस का नाम का दवा तो खा लिए, 30 बरस से आप एमाले नाम का दवा खा लिए, और 13 बरस से ये राजपा तमोलपा और फोरम नाम का दवा खा लिया, और देखे क्या, ये सब से कुछ होने वाला नहीं है। किसी घर में रोजगारी भी नहीं दिया, कहीं भी तरक्की उन्नति नहीं किया, उल्टा क्या किया, मधेश को बीमार किया, मधेश को लूटा, मधेश को बर्बाद किया। तो फिर यह दवा कोई काम का है? कोई काम का नहीं। यह म्याद गुजरा हुआ दवा है, खा खा के देख चुके हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर वह दवा खाने की कोई जरूरत नहीं है। वो म्याद गुजरा हुआ कांग्रेस का दवा, वो म्याद गुजरा हुआ एमाले नेकपा का दवा, वो म्याद गुजरा हुआ राजपा फोरम का दवा खाने की कोई जरूरी नहीं। यह म्याद गुजरा हुआ दवा अगर खाते भी है आप, तो होगा क्या, उल्टा रिएक्शन होगा। तो इस नेता सब को बार बार देख चुके हैं, 30 बरस 60 बरस, किसी को 30 बरस देखे, किसी को 15 बरस देखे, ये फोरम को भी 15 बरस 13 बरस देख चुके। इससे होने वाला नहीं है। ये म्याद गुजरा हुआ दवा बिल्कुल नहीं खाना है, बल्कि खाना वो दवा है जो 60 बरस से
पूरा लैब में टेस्ट होकर आया है कि भाई यहाँ पर भी दमन हुआ और कोई वायरस सब लग गए, फिर भी किसी के चलते वो रुका नहीं। वो जनमत पार्टी की दवा ही हमको खाना है, वही मधेश को कल्याण की ओर ले जा सकता है, वही समृद्धि की ओर ले जा सकता है। दूसरी बात यही पर यह भी उदाहरण देना चाहूंगा कि आप सब घर में दूध रखते होंगे, मैं और 4-5 मिनट लूंगा, कोई बात नहीं। घर में दूध रखते होंगे तो उस दूध की रखवाली करने के लिए आप कभी बिल्ली को तो नहीं रखते हैं। घर में दूध रखते हैं तो दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को तो नहीं रखते, चाहे बिल्ली क्या मोटा घाटा क्यों ना हो, स्मार्ट क्यों ना हो, सफा क्यों ना हो, कितना हो मोटा घाटा होगा, दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को नहीं रख सकते। और कहिए तो मुर्गा फार्म की रखवाली करने के लिए सियाल जो कहते हैं नरिया को तो नहीं रख सकते। तो हम सब अपनी मधेश की रखवाली करने के लिए, इस मधेश के हक अधिकार की रखवाली करने के लिए उस शासक वर्ग की पार्टी को कैसे रख सकते, उस शासक वर्ग पे कैसे भरोसा कर सकते? क्लियर कट बात है। जिस तरह से दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को नहीं रख सकते, उसी तरह मधेश की रखवाली करने के लिए उस कांग्रेस नेकपा हिमालय जो भी है उसको हम सब नहीं रख सकते, उसका चयन नहीं कर सकते। क्लियर है। अब आप कहेंगे ठीक है कांग्रेस हिमालय तो नहीं रख सकते शासक वर्ग का पार्टी, लेकिन ये राजपा वाला क्या है, ये फोरम वाला समाजवादी वाला क्या है? तो ये सब उससे भिन्न नहीं है। ये हम सबसे यहाँ पर आके कहता है कि भाई ओली को वोट मत दो, ओली मधेश के खिलाफ है, मधेश के विरोधी है, ओली को वोट मत दो। कभी कहता है शेर बहादुर देवरा को मत दो, कभी कहता था सुशील कोइराला को वोट मत दो, आंदोलन करो, चलो मरो, या भैरवार नाका को बंद करो। और ये सब करता क्या है, यहाँ पर विरोध करता है होली का। और देखिए समझौता है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बीच में समझौता, यानी कि हिमालय या नेकपा और फोरम के बीच में समझौता है 2075 जेठ 14 गते का। एक और केपी शर्मा ओली का साइन है और दूसरी ओर उपेंद्र यादव का साइन है। और यह समझौता किस लिए किया है, यह लिखा है उपरोक्त सहमति का आधार में संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकार में शामिल होने से। हम सबसे यहाँ पर आंदोलन कराता है, नाकाबंदी कराता है, मधेसी शहीद हो जाते हैं उनके बात पे आके, और वो ओली को वोट मत दो करके हम सबसे वोट लेता है पूरा का पूरा, और जाके सारे वोट को क्या करता है, उसी ओली के चरण में साइन करके सौंप के चला आता है। तो ये भी कोई फर्क नहीं है, समाजवादी वाले या फोरम वाले कोई फर्क नहीं है, ये यहाँ से दिखता है, और दिखता ही नहीं है। ये नीचे उस पार्टी का देखे तो समाजवादी का संघीय अध्यक्ष आजकल उपेंद्र यादव है कहाँ, उसका अध्यक्ष कौन है आज का, उसका अध्यक्ष है बाबूराम भट्टराय। यहाँ पर विरोध कर लिया कि हम सब मधेशवादी पार्टी है कि यहाँ पर कहता था, और सारे के सारे वोट ले लिए, और जाके उसी तरफ ये समझौता देखिए, ये 2076-1-21 का है, एक और उपेंद्र यादव का साइन है और एक और बाबूराम भट्टराय का साइन है। यहाँ पर मधेश के आदमियों को मूर्ख बना के वोट ले लिया और पूरा का पूरा पार्टी को ही बाबूराम भट्टराय के चरण में जाके सौंप दिया, उसका अध्यक्ष भी बाबूराम भट्टराय को बना के चला आया। तो ये फर्क नहीं है, ये उसी का दूध और क्यों नहीं रहेगा। उपेंद्र यादव कौन थे, उसी हिमालय के कार्यकर्ता थे। उसके नेता कौन है, राजेंद्र श्रेष्ठ कौन है, हिमालय के ही नेता थे। अशोक राय कौन है, उसी हिमालय के। तो ये तो पूर्व हिमालय के पार्टी, ये मधेसी पार्टी है का? ये तो हम सबसे खाली ब्लैकमेल करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए, यहाँ पर वोट देने के लिए वो बोल देते, वो तो सीधे कहते मधेशवादी हो गए ना। एक बार शहीद के बल पे बन गया वहां पर मंत्री, वो प्रधानमंत्री बन गया, और यहाँ पर जब बन गया तो कहता है मधेशवाद का अंश। ये बात है। तो ये भ्रम में मत पड़िए कि वो सब भी मधेसी है, वो सब भी उसी का पार्टी। उसके केंद्रीय सदस्य की सूची देखिए, इंटरनेट पर है, उसमें से आपको गिने चुने मधेसियों का नाम मिलेगा। उससे ज्यादा नाम मधेसी का लोक सेवा आयोग के लिस्ट में मिलता है, लेकिन समाजवादी पार्टी में हम मधेसियों का नाम नहीं है। वहां पर तो मधेसी पार्टी हुआ कैसी, उसका तो अध्यक्ष भी बाबूराम भट्टराय है, वो खुद ही कहता है हमें राष्ट्रीय पार्टियों मधेशवाद मान देना। ये बात जानना जरूरी, और ये उसी पार्टी की बात नहीं है, ये दूसरा समझौता है। ये भरकर 1-2 महीना पहले के 2076 गते का समझौता है। ये किसके बीच में है, तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा के बीच में समझौता है। ये मैंने कह रहा, ये लिखा, ये सब जगह मिलता है, ये नहीं कि मेरे पास है खाली, इंटरनेट पे भी मिलता है, हर एक जगह मिलता है। इसमें साइन किधर है, एक और केपी शर्मा ओली का साइन है, और दूसरी ओर राजेंद्र महतो संयोजक राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल का साइन है। ऊपर में सबका
मान ठाकुर से लेकर सारे नेता का सही। और इसने भी क्या किया, हमारे 70 के मलेट में ही होली को आने मत दो, होली को मधेश में प्रवेश निषेध करो कह के कहा, 5 आदमी को शहीद भी बना दिया, होली को वोट मत दो कह के वोट मांगा, और लास्ट में क्या किया, उसी होली के चरण में जाके साइन करके पूरा का पूरा राजपा पार्टी को भी बेच डाला। और किस लिए बेचा, सिर्फ 2 सीट के लिए, राष्ट्रीय सभा में 2 सीट जीतने के लिए। और उसकी तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है, तस्वीर भी मौजूद है। जो कभी कहता था कि सूर्य छाप को मधेश में प्रवेश निषेध करो, वही राजेंद्र महतो, वही शुक्ला जी, वही सब जाके क्या करता है आजकल, भाषण देता है कि सूर्य छाप में मतदान करो, सूर्य छाप के झंडा के नीचे आके सूर्य छाप जिंदाबाद का नारा आजकल वही राजपा वाले से लगा रहे। ये हालत है। इस भ्रम में मत पड़िएगा, ये राजपा समाजवादी भी भिन्न है, ये बात नहीं है। और आप सब जानते हैं कि यहाँ पर खेत में जब धान रहता है तो धान तो बड़ा हरा हरा रहता है, वो हरा हरा धान के बीच में भी सुगवा सांप भी रहता है, हरा ही रंग का रहता है, तो रंग तो हरा ही रहता, तो लगेगा भाई ये हरा ही रंग का सांपे है, ये मतलब धाने है, लेकिन उसको पकड़ेंगे आप तो डस लेगा। ये सब वही सुगवा सांप है, रंग खाली हम सबसे मिलता है लेकिन है जहरीला सांप, उस सब का दूध है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, ये एकदम स्पष्ट रहिए। अब कहेंगे भाई आपने तो बड़े बड़े दृश्य दिखाए, सपने दिखाए, आप करेंगे कैसे, नया पार्टी है करेंगे कैसे? तो हमको बताइए, आप यही बाजार में अभी जाएंगे, भैरवा बाजार में मोबाइल खरीदने, तो आप क्या कहेंगे, 70 बरस पुराना मोबाइल दो कि 30 बरस पुराना मोबाइल दो, कहेंगे? नहीं कहेंगे, कहेंगे जाके सबसे लेटेस्ट मॉडल मोबाइल दिखाओ, सबसे नया मॉडल जो मोबाइल आया है वो दिखाओ। गाड़ी अभी खरीदने जाएंगे स्कॉर्पियो, तो क्या कहेंगे, सबसे लेटेस्ट मॉडल वाला गाड़ी दो, ये थोड़ी कहेंगे 70 वर्ष पुराना कबाड़ी गाड़ी दो, हम थोड़ी कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो आप बताइए, मोबाइल आपको चाहिए सबसे नया मॉडल, गाड़ी चाहिए आपको सबसे नया मॉडल, और पार्टी चाहिए वो 70 बरस 30 बरस पुराना कबाड़ी पार्टी, जिसमें पूरा जंग लग के बर्बाद हो गया है, जो चलता भी नहीं है, जो स्टार्ट भी नहीं होता है, पूरा बीज लगकर अलग हो गया है, पार्ट पूरा खत्म हो गया है, और कट करता रहता है अपने में, वो तो गाड़ी आपको कोई काम नहीं देगा। उस गाड़ी पे सवार होकर आप चल ही नहीं सकते, नहीं देखते कांग्रेस अपने में लीडर से लड़ता रहता है, जनता के बीच में आने का फुर्सत कहाँ है उसको, ये मान लो वहीं पर काठमांडू में बैठ के लड़ रहा है, और ये 6 अध्यक्ष वाला पार्टी तो अपने में मिला नहीं, 6 और जाता है, तो 6 पहिया वाला 6 और जा रहा है, तो वो कहीं भी आपको नहीं ले जा सकता, वो तो अपने में हर कट करके बर्बाद हो गया है, वो जंग लग गया है, सब टेस्ट हो गया है, उस गाड़ी पे आप चढ़ेंगे तो आपको कहीं नहीं ले जा सकता। लेकिन हमको कौन सी गाड़ी पे चढ़ना है, तो जो 7 बरस से टेस्ट दे के आया है, रोड पे क्रैश टेस्ट दिया है कि इस जनमत पार्टी के आदमी पे कितना हो दमन हुआ, कितना हो शोषण हुआ, सरकार ने कितनों बार जेल में डाल दिया, फिर भी ये आदमी सब झुका नहीं, ये आदमी सब रुका नहीं, वही पार्टी में चढ़ेंगे, उसी गाड़ी में चढ़ेंगे तो आपको गंतव्य तक पहुंचा सकता है, ये जानना एकदम जरूरी है। अब कहेंगे भाई कांग्रेस में लगते तो थोड़ा सुरक्षा होता ना, या फलाने पार्टी में लगता तो थोड़ा सुरक्षा होता ना, तो जो कांग्रेस पार्टी आफ्ताब आलम को नहीं बचा पा रहा है, इतने बड़े नेता, वो आपको बचाएगा? जो कांग्रेस पार्टी विजय गच्छदार को नहीं बचा पा रहा है, वो आपको बचाएगा? तो ये भ्रम में मत रहिए, ये भ्रम में मत रहिए, बल्कि होगा उल्टा कि भाई चोर के साथ में अगर साधु भी रहता है तो क्या होता है, उसको भी जेल जाना पड़ता है, उसको भी लाठी खाना होता है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के पार्टी में रहेंगे दूर तक भी, ऐसे व्यभिचारियों के पार्टी रहेंगे, ऐसे लठेत साहब के पार्टी में रहेंगे, तो होता है देर न सवेर आप पे भी मुद्दा लग सकता है, क्योंकि चोरों के साथ में रहने वाला साधु का जो हालत होता है वही हालत हो सकता है। इसीलिए हम सबको उस भ्रष्टाचारी पार्टी से 3 लगा दूर रहना है, और लगना है साधुओं की पार्टी, जो कि जनमत पार्टी है, त्यागियों की पार्टी, साधुओं की पार्टी, सबसे साफ पार्टी जो है वो जनमत पार्टी है, उसमें लगना है, उसी में सबसे ज्यादा सुरक्षित रह सके। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, हम दावा के साथ कह रहे हैं कि आज के दिन में भी किसी भी जेल में चले जाइए आप, हर एक पार्टी के लोग आपको मिलेंगे,
किसी भी जेल में, ये भैरवा के जेल में जाके देखिए, नेकपा का भी मिलेगा, माओवादी का भी मिलेगा, कांग्रेस का भी मिलेगा, लेकिन हम दावा के साथ में कह सकते हैं पूरे नेपाल के जेल में, किसी भी जेल, किसी भी हिरासत में जनमत पार्टी का एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा। ये ऐसी सुरक्षित पार्टी, इसीलिए निर्धक होकर लगिए, कोई डर नहीं है, ये एकदम सुरक्षित पार्टी है और आज से ही लगिए। ये इंतजार नहीं करना कि भाई चुनाव तक में हम आ